आरोप पदभाग। ठीक है, आरोप पदभाग जिसको लिखा है हरिवंश राय बच्चन ने। ठीक है, जो कि ये है, इतना ही है, इसको पढ़ लेना। आत्म परिचय नाम से है ये कवि। हरिवंश राय बच्चन जैसे कवि माने जाते हैं तो स है हालावादी। जो हरिवंश राय बच्चन है वो कैसे कवि माने जाते हैं? तो हालावादी माने जाते हैं। और अगला प्रश्न है, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ, पंक्ति का आशय किससे है? मैं लोगों से प्रेम के संबंध रखता हूँ। ठीक है, फिर तीसरा है, उन्मादों के अवसाद से क्या तात्पर्य है? तो उसका तात्पर्य है प्रेम के पागलपन में विषाद। ठीक है, शीतलवाणी में आग से क्या भाव है? शीतलवाणी में आग मतलब कोमल वाणी में प्रेम की तीव्र उष्मा। कोमल वाणी में प्रेम की तीव्र उष्मा। निशा निमंत्रण गीत में कवि ने किस काव्यात्मक चित्रण की कोशिश की है? तो जो भाग 2 है निशा निमंत्रण, उसकी बात हो रही शायद। कवि हरिवंश राय बच्चन जिन्होंने ये लिखा है, निशा निमंत्रण में उद्धत गीत में प्रकृति के दैनिक परिवर्तनशीलता के संदर्भ में प्राणी वर्ग विशेषकर मनुष्य के धड़कते हृदय को सुनने का काव्यात्मक कोशिश की है। बहुत ही सरल स्वानुभूत बिंबों के जरिए किसी गोचर अगोचर सत्य की रूहानी सुवन महसूस कर देना कवि को अलग विशेषता है। कवि की अलग विशेषता है। दूसरा प्रश्न है, आत्म परिचय कविता का प्रतिपाद बताइए। तो आत्म परिचय कविता का प्रतिपाद अपने को जानने से, मतलब अपने खुद को जानने से है, जो दुनिया को जानने से कहीं अधिक कठिन है। मतलब अपने को जानना, दुनिया के लोगों को जानना, दुनिया को जानना बहुत अधिक कठिन है। ठीक है, समाज से व्यक्ति का नाता खट्टा मीठा होता है। ठीक है, मतलब कि कहीं कड़वाहट भी होती है, कहीं मीठा भी होता है, मतलब खट्टा मीठा होता है। ठीक है, जीवन में पूरी तरह अलग रहना संभव नहीं होता। जीवन से पूरी तरह अलग रहना संभव नहीं होता। फिर भी कवि की दुनिया उसी अपने अस्मिता, अपनी पहचान और अपने परिवेश ही होता है। फिर भी संसार में सामंजस्य रखते हुए कवि जीवन में मस्त आनंद अपनाने का संदेश देता है। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं और जग और कहाँ का नाता। इस कथन में कवि का क्या आशय है? कि कवि का आशय है कि संसार के लोग तो स्वार्थी है, वे धन वैभव के लिए लालायित होते हैं, इसलिए कवि कहते हैं कि कहाँ मैं जो निरपेक्ष स्वार्थ रहित जीवन जीता हूँ, और कहाँ ये संसार जहाँ कदम कदम पर स्वार्थी लोग हैं, उससे मेरा रिश्ता भला कैसे हो सकता है। दीर्घ उत्तरात्मक जो प्रश्न है उसके अंदर आत्म परिचय नामक में कवि के अपने व्यक्तित्व में की कौन कौन सी विशेषता है जो अवगत कराता है, स्पष्ट कीजिए। तो उसमें आपको लिखना है, कवि हरिवंश राय बच्चन ने आत्म परिचय लिखा है। कविता में जग की सारी समस्याओं का उत्तरदायित्व अपने पर लिए तथा साथ ही सबके लिए जीवन में प्यार साथ लिए रहना बताया है। कवि को प्रेमहीन अपूर्ण संसार अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो अपने सपनों के संसार में ही विचरण करते हैं। कवि सुख दुख दोनों में ही मग्न रहते हैं। ठीक है, इसलिए वे संसार रूपी सागर की समस्याओं रूपी लहरों में मस्त रहते हैं। कवि अपने शीतलवाणी में जोश की ओर की आग लेकर घूमते हैं। संसार को मिथ्या जानकर हानि लाभ मान अपमान सुख दुख सभी अवस्थाओं को समान मानते हैं। विपरीत परिस्थितियां अपने जीवन में उत्साह और उमंग भर देती है। ये तो वही हुआ जिसके अंदर वो कौन था, एक रेड रेफ था,
ठीक है। वो मानता था कि जो संसार है वो तो एक एक तो जाल है फंसाने का, जो लोग फंसते हैं उसके अंदर लालच में आके। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में, उक्त गुण अर्थ को स्पष्ट कीजिए। तो दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में, कवि ने उक्त के साथ समय के गुजरते जाने के एहसास में लक्ष्य प्राप्ति के लिए कुछ अपने का जज्बा लिए अर्थ में कविता में व्यक्त किया है। मंजिल की दूरी से घबराकर कुछ लोग प्रयास करना छोड़ देते हैं। ठीक है, मंजिल की दूरी से घबराकर कुछ लोग प्रयास करना छोड़ देते हैं। इसीलिए आप मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। भाई मैं तो मंजिल से घबराऊंगा नहीं, मेरा है प्ले बटन, क्या बोल रहा हूँ मैं, मेरा लक्ष्य है प्ले बटन लेना, जो कि सिल्वर का है, गोल्ड का है, हीरे का भी है, तो वो तो लेकर ही रहूँगा मैं। यूट्यूब वालों सुन लो। मंजिल की दूरी से घबराकर कुछ लोग तो प्रयास करना छोड़ देते हैं, पर मैं नहीं छोड़ूंगा। मनुष्य आशा निराशा के बीच जूझने लगता है। यह बीच की स्थिति को व्यक्त करता है। दूसरी स्थिति में यह आशा मनुष्य के जीवन में नव संसार के भाव भरती है कि हमारे जीवन का एक ध्येय है कि हमसे प्रेम स्नेह की आस टिकाए बैठे हैं। तीसरी स्थिति कवि स्वयं की या एकांकी जीवन व्यतीत करने वालों की स्थिति के बारे में कहते हैं कि लोग अकेले हैं, उन्हें यह टलता दिन और भी व्याकुल बना देता है। फिर है दूसरा आलोक दनवा। ठीक है, पतंग के बहाने किसका सुंदर चित्रण किया गया है? तो आंसर है स, यानी युवा क्रियाओं का, या फिर बाल सुबल इच्छाओं का। कमेंट करके बताओ। खरगोश की आंखों जैसा लाल कौन प्रतीत होता है? तो भाई सर्दी का सवेरा। ठीक है, मतलब कि ठंडा ठंडा आसमानी कलर का। क्यों? पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, पंक्ति में वे है क्या है? बच्चों के लक्ष्य भी उड़ रहे हैं। ठीक है, पक्षी नहीं उड़ रहे हैं, उसका मन, किसका मन? दूसरों के पतंग नहीं, पतंग की धड़कती इच्छाएं उन्हें थाम लेती है, महज एक धागे के सहारे। ठीक है, जिसका है मानवीकरण। अलंकार क्या है? मानवीकरण। फिर लघुरात्मक प्रश्न देखें तो लघुतरात्मक प्रश्न में पतंग शीर्ष कविता का प्रतिपाद या मूल भाव स्पष्ट कीजिए। तो शरद ऋतु में धरती एवं आकाश स्वच्छ हो जाते हैं। ठीक है, जो शरद होती है उसमें आसमान नीला नीला लगता है, सुहाना मौसम होता है शरद में। ठीक है, ऐसे में पतंग उड़ाते बच्चों का उत्साह और उल्लास और उत्साह देखने लायक हो जाते हैं। इसी तरह प्रस्तुत कविता का प्रतिपाद ऋतु सौंदर्य के साथ बाल मन के उल्लास और उत्साह का चित्रण करता है। ठीक है, प्रतिबोध और मूल भाव स्पष्ट कीजिए। तो ये हो गया इसका। फिर जो दूसरा प्रश्न है वो है, ऐसा कब प्रतीत होता है कि पृथ्वी बालकों के पैरों के समीप स्वयं ही घूमती चली जाती है? पतंग कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। जब बच्चे अत्यंत तेज गति से बेसुध होकर मतलब कि पतंग उड़ाते हैं, ठीक है, दौड़ते हुए पतंग उड़ाते हैं, उनको पता नहीं होता कि कहाँ पे सत आखिरी है और कहाँ पे ख़त्म हो रही है। मतलब तब प्रतीत होता कि पृथ्वी स्वयं आगे बढ़कर बच्चों के पैरों के समीप पहुंचने का प्रयत्न कर रही है।
उस समय ऐसा प्रतीत होता है कि बच्चे दौड़ नहीं रहे, अभी तो पृथ्वी स्वयं ही उसके कोमल चरणों की ओर चली आ रही है। बच्ची बच्चे और भी निडर कब हो जाते हैं, तो कब और निडर हो जाते हैं, तो पतंग उड़ाते समय, ठीक है। बच्चे जब छत की खतरनाक दीवारों और मुंडरों के नीचे गिर जाते हैं और उस दुर्घटना में चोटग्रस्त होने से बच जाते हैं, तब वे पूरी तरह निडर हो जाते हैं, डर खत्म उसका। और फिर घूमने जोश से पतंग उड़ाते, दुगने जोश से पतंग उड़ाते। जैसे कि ये सत है, ठीक है। यहाँ पे एक बच्चा उड़ा रहा है और वो नीचे गिर गया, और यहाँ पे एक खिड़की है जिसके ऊपर एक मतलब ऐसे लेयर लगी हुई है, नीचे खिड़की है पानी से बचाने के लिए, तो वो यहाँ पे गिर गए, वो बच गए, ठीक है। वो उतर गए और फिर उड़ाने में फिर दुगने जोश से उड़ाएंगे कि भाई नहीं, गिरना तो है ही नहीं, मतलब डर तो मतलब क्या ही डर है भाई, कोई डर नहीं है। एंजॉय करो लाइफ को ऐसे। डर तो मेरा मामा है। कविता पतंग में बिंबों के द्वारा काव्य सौंदर्य प्रकट किया गया है, स्पष्ट कीजिए। इस कविता में सुंदर में बिंबों के माध्यम से बच्चों की बाल सुलभ श्रेष्ठता का प्रभावी चित्रण हुआ है। काव्य में बिंब वह मानसिक चित्र है जो कल्पना द्वारा अनुभव किया गया जाता है। यह इंद्रियों का आधारित होता है, इंद्रियों पर आधारित होता है। उनकी सहायता से हम काव्य के मूर्त रूप की अनुभूति करते हैं, ठीक है। पतंग कविता में बिंबों की रंगीन दुनिया चारों तरफ व्याप्त है। यह एक ऐसी दुनिया है जहाँ शरद ऋतु का चमकीला इशारा है, दिशाओं में मृदंग बजते हैं, पतंग डोर के सहारे और बच्चे अपने रंध्रों के सहारे उड़ रहे हैं। बच्चे के भागते कदम डाल के निचले वेग और समान है। इस तरह दृश्य साक्षु स्थिर, गतिशील और श्रेय बिंब प्रस्तुत होते हैं। फिर तीसरा है कुंवर नारायण, ठीक है। कविता के बहाने जिन्होंने किसने लिखा है, कुंवर नारायण सिंह जी, मतलब कुंवर नारायण, ठीक है, सिंह जी ने। इसका आंसर है स। वर्तमान में कविता के वजूद के प्रति आशंका। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। पंक्ति का भाव क्या है? कविता बच्चों के खेल के समान असीमित उड़ान है। तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। पंक्ति में वाह वाह कौन करते हैं? तो जो मूर्ख जो अर्थ नहीं समझते हैं वो करते हैं, ठीक है। बात सीधी थी पर कविता में किस पर व्यंग किया गया? तो इसका आंसर है ए, जिस भाषा में चमत्कार हो, ठीक है। जिस भाषा में चमत्कार हो, बात सीधी थी पर चमत्कार हो गया, मतलब कुछ और, ठीक है। कविता के बहाने शीर्ष कविता का कथ्य स्पष्ट कीजिए। तो कविता चिड़िया की उड़ान और फूलों की विशाल विकास, फूलों के विकास से भी अधिक काल्पनिक उड़ान है। उड़ान और भावनात्मक सुगंध वाली होती है। कविता बच्चों के खेल जैसी आनंददायी होती है, लेकिन आज के युग में यांत्रिकता के दबाव में कविता में अस्तित्व का संकट हो रहा है। क्या आपको समझ में आ रहा है? बताइए, समझ में आ रहा है क्या? अगर नहीं आ रहा है तो मैं और इसको धीमा और अच्छे से समझाऊं। अगर आप बोलेंगे तो ये 7, 8 और 9 चैप्टर, 9 चैप्टर, ठीक है। ये 9 चैप्टर को पढ़ना है बस। फिर तो भाई साहब हम ही है, मतलब और कुछ है ही नहीं। मतलब कविता के अंदर क्या है? सब कुछ है, हम ही है, ठीक है। तो कहाँ गए वो? यहाँ पे थे ना।
कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। कैसे? बच्चों को खेल से आनंद मिलता है। वे अपने पराये का भेदभाव भूलकर खेल खेलते हैं। ठीक है, कौन अपना कौन पराया, खेलो खेल। कविता रचना भी खेल के समान आनंददायी होती है। उसके काल्पनिक भाव, सौंदर्य का चित्रण भेदभाव रहित और अति आनंददायी होता है। भाषा की सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है? भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है? तो भाषा को सहूलियत से बरतने का कवि का अभिप्राय है कि कुछ लोग भाषा की व्यक्तित्व में अपने आप को प्रति विशिष्ट या अपनी प्रसिद्धि प्रदर्शित करने के लिए क्लिष्ट या अलंकृत भाषा का उपयोग कर बैठते हैं, जो सामान्य की समझ से बाहर होकर व्यर्थ घूमती है। इसलिए कवि को सहूलियत से बरतना चाहिए जिससे संपूर्ण जन मानस में के समझ में आ सके, उन्हें रुचिकर लगे। ठीक है, आखिरकार वह हुआ जिसका मुझे डर था। कवि में क्या डर था? कवि को क्या डर था? तो कवि को यह डर था कि भाषा में चमत्कार लाने हेतु यह अपने प्रयत्न कर रहा था, वे सब निरर्थक हो गए। इस चक्कर में भाषा का सरल अर्थ छुरी के पेश की तरह मर गया। ठीक है, बात सीधी थी, पर कविता में कवि ने किस विषय पर ध्यान आकृष्ट किया है? तो स्पष्ट कीजिए। तो बात सीधी थी, पर कविता में कवि ने भाषा की सहजता पर बात की। कवि का कहना है कि उसे सीधी सरल बात को बिना जटिल बनाए अपने आसान शब्दों में कहने का प्रयास करना चाहिए। कवि का कहना है कि हमें सीधी सरल बात को बिना जटिल बनाए आसान शब्दों में कहने का प्रयास करना चाहिए। भाषा की जटिल प्रयास अपने से फेर की बात स्पष्ट नहीं कर पाते, अर्थात तथा अभिव्यक्ति की सरलता से उलझाव आ जाता है। व्यक्ति जैसा सोचता व अनुभव करता है, उसे अब उसी रूप में सहजता से व्यक्त कर देना चाहिए। लेकिन कभी कभी वाही पाने के लोभ में उनकी अपनी बातें को साकार कर कलात्मक ढंग से अलंकृत शैली का उपयोग करते हैं, जिसके चक्कर में सीधी सरल बात भी टेढ़ी हो जाती है। रचना क्रम में इसे एक दोष माना जाता है। ठीक है, तो रघुवीर सहाय, इसका हम पढ़ेंगे। लघुत्रात्मक प्रश्न, कैमरे में बंद अपाहिज कविता की भूल संवेदना लिखिए। तो उसके अंदर हमको लिखना है, एक कविता में कवि ने करुणा और सहानुभूति जगाने के उद्देश्य से प्रसारित मीडिया के कार्यक्रमों में निहित क्रूरता तथा शोषण को व्यक्त किया गया है। इसके अंदर बताया गया है कि कैसे मीडिया के कार्यक्रम में जो लोग जो मीडिया वाले होते हैं, वो कैसे लोगों जो लोग होते हैं वो कैसे क्रूरता और शोषण को व्यक्त किया करते हैं। मतलब कि देख लो अब आप इस पार्ट के अंदर कैसे होते हैं। मीडिया माध्यम की ऐसी व्यावसायिक और संवेदनहीनता पर आपेक्ष किया गया है। कवि रघुवंश राय की किन्हीं दो रचनाओं के नाम लिखिए। तो पहला तो है आत्महत्या के विरुद्ध और दूसरा है चिड़ियों पर धूप। पर्दे पर व्यक्त की कीमत है। पर्दे पर व्यक्त की कीमत क्या है? इसका आशय है कि दूरदर्शन के पर्दे पर उस कार्यक्रम को ही दिखाया जाता है जो रोचक हो और
व्यवसाय में लाभकारी भी रहे, इसलिए वे अपने व्यवसाय पर अधिक ध्यान देते हैं और समय बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। हम दूरदर्शन पर एक दुर्लभ को लाएंगे, ठीक है। इसका क्या कारण हो सकता है? इसमें तो यही है कि दूरदर्शन पर कई कार्यक्रमों का उद्देश्य मानवीय संवेदना जगाना होता है। जो दूरदर्शन होते हैं वो ऐसा मतलब फॉर्मेट तैयार करते हैं जिससे कि जो लोग हैं वो रूठ जाए या फिर वो संवेदन हो जाए, उन पर दर्शकों की संख्या बढ़े, टीआरपी बढ़े, मतलब ठीक है, उनसे रोचकता आए और संवेदना को सहजता से बेचा जा सके। इस दृष्टि से ऐसे कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न देखेंगे जो कि लास्ट है मेरे हिसाब से, फिर आप स्क्रीनशॉट लेके उसको पढ़ लेना, ठीक है। कवि रघुवीर सहाय की कविता जो लिखी गई है कमरे में बंद अपाहिज में किस पर व्यंग किया गया है? तो कवि रघुवीर सहाय ने इस कविता में मीडिया की दोहरी गति पर व्यक्त किया गया है। अक्सर समाचार चैनल किसी व्यक्ति या घटना की दुखपूर्ण दशा को व्यक्त करते समय अपनी संवेदना खोकर पूर्णतः व्यावसायिक प्रवृत्ति से संचालित करके उसे अपने व्यवहार से कुल बना देते हैं। इस कविता में व्यंग है, तो किस पर व्यंग किया गया है? तो ठीक है, तो हो गया। दूरदर्शन सीमित वर्ग तक सिमटा हुआ है। किसी को पीड़ा को बहुत बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचाने वाले व्यक्ति को संवेदनशीलता होना चाहिए, किंतु अपनी व्यंजन में यह व्यक्ति ये कविता हर ऐसे व्यक्ति का व्यय करती है जो दुख दर्द व्ययता को बेचना चाहता है। जो ये लास्ट है याद कर देना, और जो शमशेर बहादुर सिंह है तो उसका आप स्क्रीनशॉट ले ले। 4 तक हो गए, ले लिया। फिर यहाँ से ये ले लो 3 का, फिर इधर ले लो लघुत्मक प्रश्न का, और फिर ले लो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। हो गया। फिर ले लो लघुत्तरात्मक प्रश्न, पहला दूसरा। हो गया। फिर ले लो तीसरा, ये जीवन के पारावार बादल में किसके लिए कैसा कोकाया गया है, ठीक है। तो इसको ले लो लघुत्तरात्मक प्रश्न, तो उसके अंदर आप ये ले लिया यहाँ तक, ठीक है। फिर गोस्वामी तुलसीदास, इसके अंदर आप ये चारों ले लो, ले लिया। कौन हो कालू देह तरी बैसा, इसका आंसर है उत्प्रेक्षा। वागी ते बड़ी है वागी पेट की, तुलसी में पेट की आग को कहीं बड़ी क्यों खा बताया है? तो शरीर को चलाते हैं तो पेट को भरना होना आवश्यक है, ठीक है। और पेट भरने के लिए उन्हें अनेक कर्म करने पड़ते हैं। ये ले लो लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप, ये जो कहानी, ये तो लक्ष्मण जी के बारे में नहीं,
तुलसीदास ने लिखा है क्या?